तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीओसी का पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कार्बोकेटाइनस की फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी और रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइनस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट फ्री रेडिकल्स, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस, इंट्रोडक्शन में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स में इनकी फॉर्मेशन, या फ्री रेडिकल्स कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मतलब इनकी स्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी, और उसके बाद रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शो करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? Now let us see what are free radicals. These free radicals, we have to discuss carbon free radicals. These free radicals are odd electron species. They are odd electron species. If this odd electron is present on carbon, then it's called a carbon centered free radical or carbon free radical. For example, we have a carbon. To this carbon we have 3 bonds attached to it, and we have an odd electron on this carbon, then it's called a carbon free radical. Now see, on this carbon free radical we have this bond, and this bond. We know that in a bond there are 2 electrons, so 2 electrons from this bond, 2 electrons from this bond 4, 2 electrons from this bond 6, and 1 electron 7 electron. Therefore there is an odd electron. So carbon free radicals are 7 electron species. 7 electron species. They are 7 electron species, or the species in which carbon bears 3 bonds and an odd electron. They are called free radicals, carbon free radicals. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो इसको हम कौन सा रेडिकल कहेंगे? हमें पता है जब भी हमारे अल्केन में हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल ग्रुप, इस पे रेडिकल है, इसको हम मीथाइल रेडिकल कहेंगे। दिस इज मीथाइल रेडिकल. रेडिकल मीन्स इट हैज एन ऑड इलेक्ट्रॉन. नाउ इट्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन. दिस इज 7 electron species, 2, 4, 6 and 7. Now you know that for a species to be stable there should have been 8 electrons. Therefore it's unstable. Free radicals are unstable. They are very unstable. जो भी species, जो भी compound unstable होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है. दे आर हाईली रिएक्टिव. Why they are unstable? Because they are deficient of 1 electrons. इनके पास 7 electrons है, एक deficient है. They are deficient of 1 electrons. So free radicals उन सारे कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जो इसको एक इलेक्ट्रॉन देके इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, जो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा. Now what are free radicals? They are odd electron species, or they are the species in which carbon bears 3 bonds and 1 electron. They are unstable species. Why unstable? Because they are deficient of 1 electron. That's why they are highly reactive. अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, इन रेडिकल्स की हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्री रेडिकल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, आर दोज स्पेशीज इन विच कार्बन bears 3 electrons and an odd electron. They are known as free radicals. These are electron deficient species. They are deficient of 1 electron. Therefore they are highly reactive in nature. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर की, नासी इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? हमें पता है जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको काउंट करते हैं. देयर इज एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे नहीं लगेगा. जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनको काउंट करेंगे और उसी के बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन देते हैं. तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1, 2, 3. दिस इज नॉट सिग्मा बॉन्ड, इट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है. मैंने आपको कहा था अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1, 2, 3. तो यहाँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है
तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल तो हमने पढ़ा है बॉन्डिंग में, बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 होता है। जब भी 120 बॉन्ड एंगल होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, जियोमेट्री कैसी होती है? दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन के पास फ्री रेडिकल है। अब हमें पता है कार्बन का ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी ऑर्बिटल, इसी एक ऑर्बिटल में रेडिकल है, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है। तो फ्री रेडिकल्स की जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालेंगे तो परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे हम निकालते थे? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1s 2p 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स को 100 से डिवाइड करेंगे, आउट ऑफ 100 वी गेट द परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज s कैरेक्टर इज 33.3%। अगर p कैरेक्टर की परसेंटेज को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल्स है, उनकी होगी 33.3 प्लस 33.3। तो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, जो भी हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी टेक्निक्स है जिनसे हम स्टडी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को। इसी तरह अगर हमें कहीं पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी, फ्री रेडिकल होगा, तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, टेक्निक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। फ्री रेडिकल्स को स्टडी करने के लिए हमें ESR और इसी को कहते हैं EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी, EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी, EPR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल यूज़ करना पड़ता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम फ्री रेडिकल को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ESR EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्री रेडिकल्स की स्टडी अगर करनी है, अगर फ्री रेडिकल्स की स्टडी करनी है तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हम फ्री रेडिकल्स को स्टडी कर सकते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें पता है फ्री रेडिकल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता है जब भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका स्पिन कुछ न कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? प्लस माइनस हाफ। प्लस माइनस हाफ मीन्स इफ इट इज अप इट इज प्लस हाफ, इफ इट इज डाउन इट इज माइनस हाफ। सो अगर हम इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखेंगे तो प्लस हाफ यहाँ से है, प्लस हाफ माइनस हाफ यहाँ से है, प्लस हाफ अप माइनस हाफ डाउन। टोटल स्पिन क्या आएगी यहाँ पे? प्लस हाफ माइनस हाफ, दैट इज 0। देयर इज नो स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन में स्पिन होगी तो वहाँ पे वो स्पीशी क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। इफ देयर इज स्पिन देन इट्स पैरामैग्नेटिक। इफ देयर इज नो स्पिन, इफ दिस इज इक्वल टू 0, स्पिन इज इक्वल टू 0 मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन नहीं कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, देन द स्पीशीज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल का मैग्नीट्यूड क्या है? ये डायमैग्नेटिक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को डायमैग्नेटिक बनाते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल की बात करेंगे, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैव नेट स्पिन ऑफ प्लस हाफ। मीन्स अगर कोई कुछ स्पिन है, नेट स्पिन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन शो करेगा। बिकॉज ऑफ दैट स्पिन मोशन दीज फ्री रेडिकल्स दे आर पैरामैग्नेटिक। ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है एंड डायमैग्नेट्स को रिपेल करता है। दीज फ्री रेडिकल्स दे आर पैरामैग्नेटिक। व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक? बिकॉज दे कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन दे हैव अ नेट स्पिन ऑफ 1/2, दैट्स व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक। ये हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट फ्री रेडिकल्स। ना एक और इम्पॉर्टेंट बात, पहला जो फ्री रेडिकल जो मतलब वर्ल्ड में डिस्कस हुआ, दैट फ्री रेडिकल वाज दिस फ्री रेडिकल। इसको हम बाद में लेकिन स्टडी करेंगे, आपको याद होना चाहिए पहला फ्री रेडिकल जो डिस्कस हुआ है वो कौन सा फ्री रेडिकल है। दिस वाज द फर्स्ट फ्री रेडिकल जो एग्जिस्ट हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट फ्री रेडिकल। आपको पता है ये फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, तो इसको कहेंगे ट्राइफिनाइल रेडिकल। मैंने आपको कहा था इस रिंग को हम pH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस रिंग को भी pH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस रिंग को भी pH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये फिनाइल रिंग है। फिनाइल मतलब
बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन निकाल के बॉन्ड बना होगा कार्बन से, इसको फिनाइल कहते हैं। ये फिनाइल रिंग हम पीएच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितने पीएच है? 1 2 3। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पीएच 3। और किस किस एटम पे रेडिकल है? कार्बन रेडिकल। दिस इज ट्राइफिनाइल रेडिकल। यह पहला रेडिकल था जो जो डिस्कवर हुआ था, जो ऑब्जर्व किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट रेडिकल टू बी ऑब्जर्व्ड। ना हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात की। अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल जो है इनकी क्लासिफिकेशन, मतलब इनके टाइप्स, क्लासिफिकेशन दैट इज टाइप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जनरेट कहाँ होते हैं। ना क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अगर हम डिस्कस करेंगे पहले एलिफैटिक फ्री रेडिकल्स को, एलिफैटिक फ्री रेडिकल्स। तो जैसे हमने कार्बोकैटायंस को क्लासिफाई किया था वैसे हम फ्री रेडिकल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे रेडिकल, एक और एग्जाम्पल लेंगे CH3 CH2 पे रेडिकल, एक और एग्जाम्पल लेंगे कार्बन पे रेडिकल, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, एक और एग्जाम्पल लेंगे कार्बन पे रेडिकल, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे रेडिकल। ना ये एलिफैटिक कार्बन रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन है। सी यहाँ पे जिस कार्बन पे रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है टू 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स। जिस भी कार्बन एटम के पास रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है टू अदर 3 कार्बन एटम्स। मैंने आपको कार्बोकैटायंस में कहा था जिस कार्बन के पास, वहाँ मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रेडिकल, जिस कार्बन के पास रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन एटम्स। अगर वो डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन एटम्स तो उसको टर्शियरी रेडिकल कहते हैं, टर्शियरी। ना ये सारे अल्काइल ग्रुप है, इसको कहेंगे टर्शियरी अल्काइल रेडिकल। अब ये सारे मिथाइल ग्रुप है, इसको कहेंगे टर्शियरी मिथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है ना, जिसको इसको कहेंगे हम टर्शियरी रेडिकल। और इसी को हम 3 डिग्री रेडिकल भी कहते थे। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन जिसके पास रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है टू अदर कार्बन एटम्स। तो दैट टाइप ऑफ रेडिकल इन विच कार्बन बियरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल। यहीं पे अगर बात करेंगे दिस रेडिकल की, यह रेडिकल अगर हम देखेंगे, this carbon bearing radical is directly attached to only one carbon atom. It's called primary radical. It's called primary free radical, or you can write radical. And in this case, carbon bearing radical is not attached to any carbon atom. It's also called primary, but to differentiate from this, we called it methyl radical. Methyl radical. ये हमारे पास aliphatic radicals हैं। तो क्या कहा मैंने, जिस भी कार्बन के पास रेडिकल है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर वो डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन के साथ देन इट इज प्राइमरी। अगर वो डायरेक्टली अटैच है 2 कार्बन के साथ देन इट इज सेकेंडरी। अगर 3 देन इट इज टर्शियरी फ्री रेडिकल। तो यहीं पे अगर इनकी स्टेबिलिटी भी साथ साथ देखेंगे। अब आपको पता है फ्री रेडिकल्स को क्या चाहिए। फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री रेडिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो भी स्पेशीज, जो भी ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। अब हमें कैसे पता है कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा? इसके लिए मैंने आपको प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट पढ़ा है। प्लस आई माइनस आई हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ा है। इसके लिए मैंने आपको रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म भी पढ़ाया है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। तो जहाँ पे भी प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स देता है। मैंने आपको कहा था अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसको चाहिए, ये देता है, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसी कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यह कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? टर्शियरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी, कंपेयर टू मिथाइल ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल रेडिकल। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट। देखो
कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको किसी भी सूरत में इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो ग्रुप लगे हैं ये डिटरमाइन करेंगे इसकी स्टेबिलिटी को। अगर ये ग्रुप ऐसे लगे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जो इसको चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इन्हीं को हम प्लस आई ग्रुप्स कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमें पता है मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था हाइपर कंजुगेशन। आपको अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले आप जाके हाइपर कंजुगेशन को देखो। ऐसे हाइपर कंजुगेशन में मैंने कहा था हम अल्फा कार्बन ढूंढते हैं, अल्फा कार्बन पे हम अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते हैं। जितने भी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ना। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन को जिस पे रेडिकल है। तो दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन बियर्स रेडिकल, दिस इज कार्बन बियरिंग रेडिकल एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू इट। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है अल्फा, ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है अल्फा। यहाँ पे ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है। जितने अल्फा कार्बन होंगे उस पर आप हाइड्रोजन ढूंढने हैं। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा दैट इज 6 अल्फा। यहाँ पे 3 अल्फा यहाँ से, 3 अल्फा यहाँ से, 3 अल्फा यहाँ से, दैट इज 9 अल्फा। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेट्स, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेट्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ना। इसमें देखो, इसमें कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा ना। सी दिस वाज अबाउट मिथाइल, इथाइल सेकेंडरी एंड टर्शियरी रेडिकल्स ना। यहीं पे थोड़ा इसको और एलाबोरेट करते हैं। ये हमारे पास रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ अटैच है CH2NO2 और ये हमारा रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ अटैच है NF3। ये हमारा रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ अटैच है CH3। तो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ A, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ B, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C। तो आपको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। हमें इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I ग्रुप। आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने डिस्कस किया है। NF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I ग्रुप। यहीं पे CH3 क्या है? +I ग्रुप। तो आपको पता है अगर +I ग्रुप लगा है तो ज़्यादा स्टेबल, अगर -I ग्रुप लगा है तो कम स्टेबल। तो इन तीनों में +I एक ही पे है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, C इज़ मोर स्टेबल। अब इन दोनों की बात करेंगे। -I इफेक्ट क्या कर रहा है? अनस्टेबल बनाता है। -I ग्रुप अनस्टेबल बनाता है रेडिकल को। अगर ज़्यादा -C, आप सोचो थोड़ा, -I ग्रुप अनस्टेबल बनाता है। जितना ज़्यादा -I उतना ज़्यादा अनस्टेबल। आपको देखना है इन दोनों में कौन सा ज़्यादा -I इफेक्ट शो करेगा। तो मैंने आपको I इफेक्ट में पढ़ाया था, NF3 जो होता है इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है -I इफेक्ट का कंपेयर टू NO2। अगर ये -I इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, इसको देने थे ये भी लेता है, तो ये सबसे कम स्टेबल बनेगा कंपेयर टू दिस, देन A देन B। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये वाले क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्कस करेगा वो, यहाँ पे रेजोनेंस भी डिस्कस करेगा, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी डिस्कस करेगा एक ही एग्जाम्पल में। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल टू डिस्कस इट। एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे, एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। नाउ सी हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 रेडिकल और यहाँ से लगा है NO2। यही एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2 रेडिकल, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे CH2 होना चाहिए, यहाँ पे लगा है CH, NO2 और यहाँ पे लगा है CH3।
यहाँ पे लगा है 1 2 3। इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना। यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ पे हमारा CH है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे हमारा CH2 रेडिकल है। इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे लिखेंगे CH2 NO2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब पहले आपको देखना है ये दोनों रेडिकल प्राइमरी है, बिकॉज कार्बन बियरिंग रेडिकल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, ओनली वन कार्बन। कार्बन बियरिंग रेडिकल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। तो दोनों प्राइमरी है, हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं ना। नंबर सेकंड क्या देखेंगे, इस पे जो ग्रुप्स अटैच है वो कैसे है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ भी NO2 ग्रुप अटैच है। तो NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप। तो -I ग्रुप रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज। NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप। तो यहाँ भी NO2 ग्रुप है, यहाँ भी NO2 ग्रुप है। अब आपको कुछ और देखना है, कुछ और मतलब यहाँ पे NO2 ग्रुप कितने कार्बन के पास है, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन पे NO2 है, यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। रेडिकल से दूर है NO2। तो आपको याद रखना चाहिए, मैंने कहा था जो आई इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितनी नज़दीक डिस्टेंस होगी उतना आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितना आप दूर किसी ग्रुप से जाओगे आई इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट ग्रेटर होगा। यहाँ पे जो -I इफेक्ट होगा इन A, दिस इज B, यहाँ पे जो -I इफेक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कंपेयर टू -I इफेक्ट इन B। सी, अगर यहाँ पे -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, -I इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम करता है। तो -I इफेक्ट ज़्यादा मतलब ये कम स्टेबल, -I इफेक्ट कम मतलब ये ज़्यादा स्टेबल। तो हम कहेंगे B इज मोर स्टेबल देन A। गॉट इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल इसको और जैसे मैंने आपको कहा था इंडक्टिव इफेक्ट में, आगे आगे हम इसकी बढ़िया एग्जाम्पल है सॉल्व करेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 रेडिकल CH2 NO2। now see CH3 CH, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, CH CH2 NO2, यहाँ पे 2। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, 1 2 3 4। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। नाउ सी, ये हमारा रेडिकल जो है ये कार्बन बियरिंग रेडिकल, ये डायरेक्टली अटैच है 1 2 3 कार्बन एटम से, इट इज टर्शियरी। ये डायरेक्टली अटैच है 1 और 2, इट इज सेकेंडरी। नाउ यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है -I ग्रुप, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है -I ग्रुप। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप कितनी पोजीशन पे है रेडिकल से, दूसरी पोजीशन पे, यहाँ पे भी दूसरी, मीन्स इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे, ये अल्फा कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन को जिस पे रेडिकल है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अल्फा कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन बियरिंग रेडिकल। तो सी, यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 3 + 3 + 2, 3 + 3 6 + 2 8। इस स्ट्रक्चर में 8 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर आर हाइपर कंजुगेट्स, मोर इज स्टेबिलिटी। देयरफॉर ए वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू बी। अब आपको ये भी दिखेगा, ये जो ए वाला है ये टर्शियरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी। दिस इज एक्सप्लेनेशन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और रेडिकल्स को। एलाइलिक रेडिकल क्या होता है, नंबर सेकंड टाइप, एलाइलिक एंड विनाइलिक रेडिकल। एलाइलिक एंड विनाइलिक रेडिकल, अगर आपने कार्बोकेटाइन के पार्ट को अच्छी तरह देखा है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिज्म को अच्छी तरह देखा है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको सजेशन करता हूँ, अगर आपने पहले वाले GOC के पार्ट नहीं देखे, इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स बेसिक पार्ट जो डिस्कस किए, पहले आप उन पार्ट्स को अच्छी तरह पढ़ो, उनको प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस वाले लेक्चर पे आ जाओ। नाउ एलाइलिक एंड विनाइलिक रेडिकल्स।
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एलाइलिक रेडिकल क्या होता है। एलाइलिक रेडिकल वो होता है, एलाइलिक रेडिकल वो होता है जिसमें मतलब रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन एलाइलिक कार्बन पे होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन इज ऑन एलाइलिक कार्बन, ऑड इलेक्ट्रॉन इज ऑन एलाइलिक कार्बन। ऑड इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे होगा? एलाइलिक कार्बन। अब ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एलाइलिक कार्बन इज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब बताए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स चेक करो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स sp2। दिस कार्बन इज sp2। इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है ये कार्बन, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के डायरेक्टली अटैच है उसको हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन, एंड दिस इज एलाइलिक कार्बन। अगर इस एलाइलिक कार्बन पे रेडिकल होगा तो इसको कहते हैं एलाइलिक रेडिकल। नाउ दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एलाइलिक रेडिकल बिकॉज यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन एलाइलिक कार्बन पे है। एलाइलिक कार्बन वो होता है जो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। sp2 कार्बन वो होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है। एलाइलिक रेडिकल, दिस इज एलाइलिक रेडिकल। ना सी एलाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मींस एलिफेटिक रेडिकल्स। दिस एलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक रेडिकल्स। आप कहीं पे नोट डाउन करो, एलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक रेडिकल्स। नाउ सी व्हाई दिस इज एलाइलिक रेडिकल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब देखो रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हमने यहाँ शिफ्ट किया, एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी CH2। तो इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बनाया CH2, यहाँ पे रेजोनेंस हुई। आपको मैंने कहा था एक रूल, दैट इज RHI रूल और MHI रूल। जहाँ पे रेजोनेंस होती है वहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने देखा था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी रेडिकल्स में कोई रेजोनेंस नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होती है। अगर रेजोनेंस होती है तो ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई these allylic radicals they are more stable than primary secondary tertiary free radicals. I think you got it now। अब यहाँ से डिस्कस करेंगे विनाइलिक रेडिकल्स क्या होते हैं। विनाइलिक रेडिकल्स, विनाइलिक रेडिकल्स, विनाइलिक रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन विनाइल कार्बन पे होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन इज विनाइल कार्बन, इट्स ऑन विनाइल कार्बन। ना विनाइल कार्बन कौन सा कार्बन है? विनाइल कार्बन वो कार्बन होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मीन्स जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन विनाइलिक है। अगर यहाँ से एक और कार्बन अटैच करेंगे ये एलाइलिक है, लेकिन ये जो कार्बन है जो खुद sp2 है, इसको विनाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर इस कार्बन के पास रेडिकल है तो इसको कहेंगे विनाइलिक कार्बन, दिस इज विनाइलिक कार्बन। Now this is, let me check the length first, this is vinylic carbon, then the video is getting too lengthy, this is called vinylic carbon। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एलिफेटिक फ्री रेडिकल्स और हमने डिस्कस किया एलाइलिक रेडिकल्स। हमने ये बात भी यहाँ पे जान ली, एलाइलिक रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक रेडिकल्स। और हमने यहाँ पे विनाइलिक रेडिकल को भी डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एरोमेटिक फ्री रेडिकल्स, मतलब हम डिस्कस करेंगे बेंजाइल रेडिकल्स और फिनाइल रेडिकल्स को। उसके बाद हम देखेंगे ये रेडिकल्स कहाँ जनरेट होते हैं और इनकी उसी लेक्चर में हम देखेंगे इनकी रिएक्शंस कैसे की जाती है, उनका मैकेनिज्म। आप यहाँ समझोगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फ्री रेडिकल की रिएक्शन आएगी। If you guys really like my videos, then please do subscribe and share my channel. Thanks for watching.